चर्चा इस बात पे हो रही है, पहले इसका टॉपिक रखा गया था मुसलमानों के मन में क्या है, पर यह सवाल का शायद कोई जवाब नहीं। इतने 75 साल बीत गए, हर राजनीतिक दल यही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि मुसलमानों के मन में क्या है। कोशिश तो यही है। तो चलिए शुरुआत आपसे कर लेते हैं सैयद असीम वकार साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा AIMIM जिस भी राज्य में जाती है वहां करे। आपको पता है मुसलमानों के मन में क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि जितना आप हलचल मचाते हैं उतनी तो आपकी सीटें नहीं है पार्लियामेंट में, पर हलचल आप गजब के माहौल बना देते हैं। पहले कौन सा जवाब दें, हलचल वाला दें या मन में क्या है मुसलमानों के? मन में क्या है बताइए। मुसलमानों के मन में तकलीफ है, दुख है कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों ने कभी भी अपनी कोई तंजीम, कोई पार्टी नहीं बनाई। मुसलमानों ने यह साबित किया कि हम सेकुलर हैं। मुसलमानों ने आज तक गैर मुस्लिम पार्टियों को वोट देकर गैर मुस्लिम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उसके बाद मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। मुसलमान अगर अपने हक की बात करे तो उसको हर तरह से दबाया जाता है, डराया जाता है, यहाँ तक के देशद्रोह कह दिया जाता है। कोई कहता है ईसाई का एजेंट हो, कोई कहता है पाकिस्तान का एजेंट है। अभी आपके ही मंच के ऊपर होगा, कुछ लोग कहेंगे बीजेपी के एजेंट हो। मतलब अगर हम चुपचाप बैठे रहें, अपने हक की बात ना करें, आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते रहें तो हम ठीक हैं। लेकिन अगर ज़रा सा हम अपने दिल की तकलीफ निकाल कर आपके सामने कहें कि हमें भी तो कुछ दो, कि जो जहाँ बैठे हो ये हमारा भी तो हक है, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ के एजेंट हो जाते हैं। मतलब हम बना देते हैं, वो तो पूरा जो वोटर है हर कोई वोटर बनाता है मुख्यमंत्री। सिर्फ आप ही कोई एक समुदाय या कोई एक जात या कोई एक धर्म तो बनाता नहीं है। मैडम एक किस्सा सुनाऊं आपको। अभी असद ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। हमारे पार्टी के सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब, जो पहला दौरा उनका था वो रुदौली था। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी एक आती है लोकसभा की। उस फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विधानसभा है रुदौली। हम जब वहां पहुंचे तो वहां जो समाजवादी पार्टी के विधायक हारे हुए थे वो मुस्लिम, और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए थे वो रामचंद्र यादव जी। और उसके बाद हम बाराबंकी गए तो बाराबंकी में जो समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक थे उनका नाम था सुरेश यादव। तो रुदौली में मुसलमानों ने टोटल वोट सपा के विधायक जी को दिया और वो हार गए, और यादवों ने अपना वोट रामचंद्र यादव को दिया। वहां पर रुदौली में यादव वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, और बाराबंकी में यादवों को दिया होगा वोट, लेकिन मुसलमानों ने बाराबंकी में मुसलमानों को वोट दिया। आपने कभी सुना कि समाजवादी पार्टी ने या किसी ने यह कहा कि यादव बीजेपी में चला गया या यादव बीजेपी का एजेंट हो गया? हम तो साबित कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। आपसे अगर आपको जवाब आता हो तो बता दीजिए, क्या हम 70 साल में अपने हक की लड़ाई लड़ने के काबिल भी नहीं है? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। मोहसिन रजा साहब यहाँ पर हैं, मंत्री हैं, सरकार में हैं। हक का क्या मतलब होता है मोहसिन रजा साहब? हक नहीं मिला मुसलमानों को क्योंकि मुसलमानों की पार्टी नहीं थी, इसलिए हक से महरूम रह गए। देखिए, दरअसल मुसलमानों की बदकिस्मती ये रही कि उनके ठेकेदार जो थे उन्होंने उन्हें बर्बाद करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की, देश की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में जो योजनाएं केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश तक में हमने बनाई हैं, एक भी योजना में आप भेदभाव दिखा दीजिए। और मैक्सिमम लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए, ये जरूर हमने सुना। हमको सुनाया गया कि साहब आप आए हैं तो उनको बांट रहे हैं, तो ये हुआ नहीं। वो पात्र बने, हमने जात पात नहीं देखी, पात्रता के आधार पर वो प्राथमिकता पे आए और उनको हमने उन योजनाओं का लाभ दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग आज आते हैं, जैसे अभी असीम वकार साहब बात कर रहे हैं, अब देखिए ना, लगातार एक सब्जेक्ट आपने जो लिया है, हम हिंदुस्तानियों की बात है करना चाहते हैं कि एक एक हिंदुस्तानी जो गुर्बत में पड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, जो गरीबी की रेखा के नीचे है उसको ऊपर कैसे लाया जाए, विकास कैसे हो। जैसे आज आपका ये कार्यक्रम मैं देख रहा था कि नव निर्माण कैसे किया जाए अल्पसंख्यक का,
क्योंकि इनको तो लूटने के सिवा कोई काम किया नहीं गया। जो भी सरकारें आई, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार में देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में जो भी विकास कार्य हुए हैं उसमें सब में भागीदारी उनको बराबर की मिली है। तो हमने तो भेदभाव कहीं किया नहीं है। आज वो बता रहे हैं कि उनका वोट उधर ट्रांसफर हो गए, तो ये आपके भी उनके बीच का मसला है, क्योंकि आपका एजेंडा वही लोग हैं, हमारा एजेंडा वो नहीं है। हमारा एजेंडा देश है और देश का एक एक व्यक्ति हमारा एजेंडा है कि इसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसका विकास कैसे हो, देश में सुरक्षा और अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण कैसे बने। ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति तो आप इन्हीं लोगों से पूछिए जो अभी हमारे सहयोगी दल बैठे हैं, ये करेंगे, खूब करेंगे, जी भर के करेंगे। मंत्री जी खाली इतना बता दीजिए कि 2019 के आंकड़ों में जो सरकार ने मकान बांटे वो 6.25 लाख के आसपास हिंदू भाइयों को दिए और मुसलमानों को कुल 10। तो यह आपका इंसाफ है? ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात कर रहे हैं। यस मैडम। पहली चीज तो मैं आपके सवालों के जवाब देने आया हूं। इनके सवालों के जवाब इनको 22 में जनता देगी, उससे सवाल कर लें। हमने जो किया है हमें पता है और ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये अपनी दुकानें चलाने के लिए अपने शटर उठाकर बैठे हैं कि शायद मेरे इस फेस्टिवल में शायद मेरी दुकान में कुछ बिक जाए। ये एक पर्व आया है, ये हर पर्व में आपको दिखाई देंगे घूमते हुए, लेकिन इन्हें इससे मतलब नहीं है कि यहां हर एक को आच्छादित किया जाए, हर एक को उस योजना का लाभ दिया जाए। इन्हें खुद लाभ कैसे लेना है ये इसलिए आते हैं और इसीलिए बैरिस्टर साहब आज यहां पर हैं। बैरिस्टर साहब हमें ये बता दें कितने बैरिस्टर बना दिए उन्होंने आज तक अपने समाज में, वहां पर जो हैदराबाद में या तेलंगाना में। यहां पर तो आकर आप बात कर रहे हैं, आपने ना शिक्षा का स्तर उठाया, ना आपने योजनाओं का लाभ दिया, ना आपने रोजगार दिए, ना आपने नौकरियां दी। कब्रिस्तान के नाम पर यहां लूट कर ली और मुसलमानों के नाम पर भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये कोई बात हुई? एक सवाल आपसे पूछूंगी। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई इसलिए वो हक से महरूम रह गए। आप पिछली बार लड़ने आए थे, 38 सीटें आपने लड़ी, एक भी नहीं जीते। अगर वो सच में सिर्फ एक मुसलमान पार्टी का इंतजार करते तब तो आपको 38 की 38 ही जानी चाहिए थी। मैडम हम तो पहली बार लड़े और आपने हम पर इल्जाम लगा दिया हम नहीं जीते। वो तो आजादी के बाद से लड़ते लड़ते 84 तक नहीं जीत पाए थे। आप कह रहे हैं ना कि हर मुसलमान एक ऐसी पार्टी का इंतजार कर रहा था जो उसकी बात करे। आप तो थे पिछले चुनाव में, क्यों नहीं आपको एक सीट? देखिए हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमने 2-3 मुद्दे उठाए। अब मुसलमानों को उनका फैसला करने दीजिए। मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है, मेरा भी बंधुआ नहीं है। मुसलमान एक अक्लमंद कौम है, मजबूर थी अलग बात है। मुसलमानों के लिए जो हम लोगों ने काम बताए हैं सरकारों से कि आप ये कीजिए। अभी मंत्री जी से पूछा 10 मकान क्यों दिए, तो कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे। दूसरा सवाल मंत्री जी से पूछे ले रहे हैं। मुसलमानों के लिए जो बजट आया वो 1600 करोड़ का, आप 16 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे विकास करेंगे मुसलमानों का? मंत्री जी इसका भी जवाब नहीं देंगे, कह देंगे कि जवाब ही नहीं देना है। दूसरी बात, मैंने एक जायज मांग उठाई। अगर आप जमीन पर जाकर पूछेंगे मुसलमानों से, मैंने ये कहा कि यादव मुख्यमंत्री बन रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं। दलित बन रहा है, कोई एतराज नहीं। मौर्य बन रहा है, कोई एतराज नहीं। ठाकुर बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, कश्यप बन जाए, निषाद बन जाए, राजभर बन जाए, बिल्कुल बने। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि इतने लोग सरकारों में आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मुसलमानों की भी हिस्सेदारी है 20% की, तो मुसलमान को अगर आपने डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? छोड़ दीजिए, नहीं बनाया, पर इस बार बनाएंगे। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो कि पद के लिए सबसे अच्छा होगा। जाति से थोड़ी ना कोई फैसला लेते हैं कि अच्छा अब एक ठाकुर को हम बनाएंगे या उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे या इसको बनाएंगे, फलां को बनाएंगे। वो तो जो सबसे अच्छा उस पद के लिए होगा उसको बनाया जाना चाहिए। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमें बना दें या MIM से आसिम वकार को बना दें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कोई मुसलमान बेहतर है उसको बना दीजिए। मैं ही नहीं कह रहा मुझे बना दीजिए। अब आप अगर ये कहने पे आमादा हैं कि उनकी पार्टी में कोई मुसलमान अच्छा है ही नहीं, इस काबिल है ही नहीं, तो साहब फिर सोचने की बात है। फिर सोचना पड़ेगा कि आप लोगों ने 70 सालों में मुसलमानों को कहां पहुंचा दिया कि जो कौम 800 साल तक हुकूमत कर रही थी देश पर, जिसने हिंदुस्तान की GDP 28% 27% तक बढ़ा दी, आज उसकी नौबत यह आ गई कि उस कौम में आपको कोई इतना काबिल नहीं मिल रहा है कि जिसको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। अजीज खान साहब, ये जो अभी एक
मुकाम पे है एक मुस्लिम वोटर, वो चीजें इतनी खराब होती ही नहीं जो कि अब अगर आप सरकार में थे आप मुसलमानों का विकास करते। मुलायम सिंह जी ने बात की थी आरक्षण की, मुसलमानों को आरक्षण देने की, वो नहीं हुआ, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद बात हुई कि 2014 में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूं, तो वो दो ऐसे राज्य थे जहां मुसलमानों की हालत सबसे खराब थी। क्यों? आप तो कहते थे कि आपका कॉम्बिनेशन ही है MY, तो फिर वो M का विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए पद्मजा जी, Y तो बन गए मुख्यमंत्री, M का क्या हुआ? देखिए ये आपके सोचने का नजरिया है। मैं सबसे पहले नजरिया नहीं, ये तो नहीं, आप ठीक कह रही, मैं बात कर रहा हूं। ये तो आंकड़े हैं। प्लीज मुझे मौका दें। देखिए अभी आसिम जी कह रहे थे, आसिम वक़ार साहब दुनिया भर की बातें, हिंदू मुसलमान। देखिए एक बात समझें आप, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये मेरे मैं ख्याल तो से कह रहा हूं आपको बना दें। नहीं, अरे आप डिप्टी सीएम बन जाइए सर, हमको उसमें तो खुशी होगी। आप मुझे मौका दें, प्लीज मुझे मौका दें, मुझे मौका दें। आप बताइए, सिर्फ गुलामी की हद देखिए कि मैं इनको डिप्टी सीएम बना रहा हूं और उनकी दहशत यह है कि वो बनने पर तैयार नहीं है। मुझे मौका दें। देखिए ऐसा है कि इतने चेहरे न बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए कहीं पहचान न खो जाए रफ्ता रफ्ता। आज आसिम साहब की वो स्थिति है। देखिए ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये राजनीति करें कैसे, क्योंकि इनका कोई ग्राउंड नहीं है। अगर इनको वाकई में मुख्यमंत्री बनाना ही था और उप मुख्यमंत्री बनाना था, ये तेलंगाना में क्यों नहीं बनाया इन्होंने? बड़ा मौका था, एक लंबे वक्त से वहां राजनीति कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाया? लेकिन इनके कहने में और करने में अंतर है। ये करना नहीं चाहते हैं, ये कह करके राजनीति को हवा देना चाहते हैं। और जो हमारे मोहसिन साहब बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इनके पास आज कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने कारनामों को जो 4.5 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है उसको छिपाना चाहते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो हमारी हमेशा सोच ये रही है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए। इस मुल्क को बचाना है तो अजीज इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। हम इंसान की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, और ये क्या बात करते मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। ये झूठ बोल करके जिस तरह ये देश को गुमराह कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, दो लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं पद्मजा जी, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, पहले से मैं आपको जानता हूं, बात पहली बार हो रही है आपसे। इस बार 2022 में जनता मन बना चुकी है। वो जानती है कि जो जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, जो जो वायदे किए थे, बड़ी बड़ी लंबी फहरिस्त है, ख्वाब दिखाया था। आप संकल्प जरा उनका उलट के देख लीजिए, जिसको झूठा पत्र कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें की थी साहब, 20 एम्स बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटी आएगा। एक साहब अभी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, अरे मुझे मौका दें, एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास दुनिया भर का उसमें हंगामा किया गया। बात मुझे ये बहुत दिलचस्प लगती है कि जिन्होंने ओरिजिनल कॉइन किया था, बहुजन समाज पार्टी थी, जिन्होंने बोला था कि हम एक जाति या दूसरी जाति के बारे में उन्होंने जो भी नारा दिया था, आज वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी जो कहते थे कि हम MY कॉम्बिनेशन करेंगे, वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कीजिए। क्यों? देखिए हमने देखिए आपसे सवाल सीधा था। देखिए मैं Y का विकास हुआ, M पीछे क्यों रह गए? आज AIMIM कह रही है हमारे अस्तित्व की वजह यही है कि इतने सालों से मुसलमान जिसको वोट डालता रहा, उन्होंने सत्ता पाने के बाद एक बार पलट के नहीं देखा। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। देखिए पहली बात तो ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि MY, मैडम ऐसा नहीं। प्लीज आसिम जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मुझे जवाब देने दे, आप बोले बाद में बोले। क्या मैंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें मुसलमान नहीं चलता है? क्या मैं मेट्रो मैंने बनाया, उसमें मुसलमान नहीं चलता है? क्या मैंने डायल 100 बनाया, वो मुसलमानों के लिए नहीं है? 10 तो जब सब है फिर सवाल क्यों? अगर सब है तो सवाल क्यों? क्योंकि जिस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ये इस देश को और प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई इसमें नहीं है, सच कुछ और है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठ बोल करके इस देश पर राज करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि लोगों को गुमराह करो, लेकिन हम गुमराह नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की हमेशा सोच रही है कि हम मुद्दे की राजनीति करते हैं, विकास की बात करेंगे और करते रहेंगे। पद्मजा जी एक लाइन पूछ लूं खाली, मैडम एक लाइन। मुसलमान चलते हैं, बेशक चलते हैं। जी
पर आपने 2012 में बोला था कि नहीं बोला था कि पढ़ाई के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में 18% आरक्षण दिया जाएगा मुसलमानों को, दिया कि नहीं दिया? ये किसके हाथ में आरक्षण देना? केंद्र के हाथ में है। अरे तो आज बैठे हैं अभी सबका साथ सबका विकास। अरे मुझे मौका दें प्लीज, मुझे मौका दें। देखिए ये इनके हाथ में, ये आज स्टेट में भी है, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास कहाँ गया? ये साहब कह रहे हैं हर काम मुसलमान के लिए मैंने किया। मैं जानना चाहता, एक मिनट मोहसिन जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मुझे एक आखिरी बात 10 सेकंड मैं कहना चाह रहा हूँ। ये साहब कह रहे हैं मैं जो काम कर रहा हूँ उसे मुसलमानों को भी दे रहा हूँ। भाई संविधान क्या कहता है? संविधान कह रहा है कि मुसलमान को नहीं देंगे, आप केवल अकेले किसी एक कौम के लिए देंगे। अगर आप कर रहे हैं तो हमारा संविधान हमको हक देता है कि हमारी चीज को हमें दिया जाए। संविधान के दायरे में ला रहा हूं, मैं संविधान के दायरे में ला रहा हूं। एक मिनट मेरी बात हो जाए पूरी, मेरी बात हो जाए पूरी। इनको संविधान के दायरे में इसलिए ला रहा हूं, असंवैधानिक काम करने वाली समाजवादी पार्टी, जिसकी बुनियाद, अभी ये इंसानियत की बात कर रहे थे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिसकी बुनियाद राम सेवकों के खून पर रखी हो, वो इंसानियत का आईना दिखा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जिसने अपने इतने सारे लोगों की हत्या कराकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की हो, राम सेवकों की हत्या कराकर, वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए आपने क्या किया। और संविधान की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान जो कहता है उसी के तहत हमने योजनाएं बांटी हैं। हमने पारदर्शी तरीके से योजनाएं बांटी हैं। भेदभाव आपने किया, आपने नहीं दिया, आपने छलने का काम किया। आपने उनसे वोट जरूर लिया लेकिन उनको कहीं पर आपने स्थापित नहीं किया, बल्कि आपने तमाम लोगों को माफिया राज के हवाले कर दिया, तमाम लोगों को अपराधी बना दिया। ये समाजवादी पार्टी की देन है। हम संस्कारी लोग हैं, हमने हमेशा अपने साथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने मुसलमानों या हिंदुओं या सिख ईसाई के साथ भेदभाव नहीं किया है। हमारे लिए हर देशवासी हमारा है, हर हिंदुस्तानी हमारा है। लेकिन आप बहुसंख्यक को छोड़कर राजनीति करेंगे, ये नहीं चलेगा देश के अंदर। एक 10 सेकंड मुझे काउंटर, इंपॉर्टेंट काउंटर है। एक लाइन की अजीज साहब ने कहा कि जो आगरा एक्सप्रेस वो बनाया उस पर क्या मुसलमान नहीं चलता? बिल्कुल चलता है सर, उस पर यादव भी चलता है, दलित भी चलता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 15 यादव एमएलसी हैं और 5 मुस्लिम एमएलसी हैं। तो क्या यादव एक्सप्रेसवे पर अगर चलता होता तो आपको आंकड़ा हिंदू उत्तर प्रदेश का मालूम है, 20% मुसलमान है। अगर आप राजनीति में सबको लेकर चल रहे हैं, सबका हक दे रहे हैं बराबर से, तो 15 यादव ना बनाते, 15 मुसलमान बनाते और 5 यादव बनाते, तब तो आंकड़ा आता आपका। देखिए ऐसा है सर, ये जो ये मेरी बात, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। आपको पहले ही कहा था। सर सुनिए, हमारी लड़ाई आपसे नहीं, आसिफ जी मैडम, हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी काउंटर है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है आसिम जी के बारे में। प्लीज मुझे 10 सेकंड 30 सेकंड क्या कितना हल्का समझ रही हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है 20 सेकंड मुझे दिया भेदभाव कर रही अजीज खान। हैं आप। टाइम्स नाउ, नव भारत ये भेदभाव कर रहा है मंच नहीं, पे, एमएच खान जिसका साहब, जिसका आपके कोई पास एक आ रहे एमपी नहीं, जिसका कोई एक एमएलए नहीं, जिसका कोई पार्षद नहीं, उसको आप समय दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, उसको आप समय नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। क्या मामला है? एमएच खान या साहब, आप भी भेदभाव कर रही हैं क्या? आप ही के पास वापस आ रही हूँ। एक आप अभी तक हमारे साथ भेदभाव किया आपने, अजीज खान अभी तक आपने भेदभाव किया हमारे साथ। बिल्कुल। ये पूरा जनता बैठी वो देख रही है कि मुझे आपने 2 मिनट का वक्त दीजिए। उनके ऊपर इल्जाम लगा है समाजवादी पार्टी पे, उनको जवाब देने दीजिए, फिर फौरन आपके पास वापस। देखिए दोनों बातों का जवाब। एक आसिम साहब, देखिए ये इससे पहले बात हुई थी मेरी कि हिंदू मुसलमान, देखिए ये इस दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये इनका दायरा है सीमित, ये संकुचित दायरा, तुष्टीकरण की राजनीति ये हमेशा इन्होंने किया है, ये करते रहेंगे। ये देश को बांटना चाहते हैं और हम देश को जोड़ना चाहते हैं, पहली बात तो। लेकिन ये इनकी बात कंप्लीट नहीं हुई। इन्होंने कहा साहब गुंडा राज, आज गुंडा राज, अभी आपके चैनल ने बहुत बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। इनके एक सहयोगी दल ने कहा थाना फूंक दूंगा, कोतवाली फूंक दूंगा, दंगा करा दूंगा, और जिसके साथ हम हैं वहां मुकदमे वापस भी हो जाते हैं। साहब क्या कार्रवाई किया इन्होंने? जरा ये बताएं देश की जनता को कि क्या कार्रवाई किया, क्या उस घटक दल को अपने से अलग करेंगे या नहीं करेंगे? ये अगर ये वाकई में माफियाओं के खिलाफ हैं तो ये टॉप 50 माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश में जारी करें। माफिया की बात, मैं दावा करता हूं कि टॉप 45 इनके होंगे। माफिया की बात हुई है, चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के पास। सॉरी आपको इंतजार करवाया। खान साहब, अभी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके
पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। पर क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा रहा है? अब आप भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रबुद्ध समाज से मुलाकात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज से मुलाकात कर रहे हैं, पर सालों से उत्तर प्रदेश में पार्टियां इसी कैलकुलेशन चलती आई हैं कि 20% इनका ले लो, 25% इसका हो जाएगा, इतनी सीटें आ जाएगी। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले कहूँगा हमारे पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबकी हिस्सेदारी, सबकी पार्टी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वो करें, उनको मैं सलूट करता हूँ, करते रहें, ऐसे ही करते रहें, जिससे देश की जनता देखती रहे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। आप बताइए, आप आ जाइए मुस्लिम समाज की बात आप सुन लीजिए। 96 में पहली बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और इनके सहयोग से बनी थी। तो पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया। किसके सहयोग से बनी थी? ये बैठे इनके सहयोग से बनी थी। नाम मना कर रहा हूं मैं। नाम बताइए। नाम क्या बताइए? बीजेपी के सहयोग से बनी और बीजेपी के सहयोग से 2 बार, 3 बार, 3 बार बना हुआ, कह रहा हूं 3 बार बना हुआ, एक बार 4 5 बार बनेंगे। नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, हम तो कह रहे देश देख रहे 5 बार हैं। बीजेपी के सहयोग से हो रही बनेगा। है, बीजेपी की टीम 5 बैठी है। बार बीजेपी के सहयोग से बनने को तैयार है साहब। बोलने नहीं दोगे ना अरे बाप रे बाप। आप बोलने नहीं दोगे भाई, आप बोलने नहीं दोगे। आपको छटपटा दिया है कि आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करो। आप मदद कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, अब आप मदद कर नहीं पाओगे, ये मैं बता दे रहा हूं। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था, हम अपने शर्त पर मुख्यमंत्री बने थे और इनके मुंह पे बैठे हुए भी हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को, जिसमें मतलब उनके सहयोग से बनाया है? उनके सहयोग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके सहयोग नहीं, बोल नहीं पाए, ये तो हिंदू करते हैं, ये तो बोल नहीं पाए ना। अच्छा। ये तो हिंदू खाली करते हैं, तो बोल नहीं पाए। आपकी सरकार ये को बोल नहीं चला पाए। रहे थे, सुन लीजिए, आपकी खिलाफ आपने उनकी मुखालफत मैं करके आयोग बना। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी अपने एजेंडे पे काम करती हैं। किसी का सहयोग मिल जाए अलग बात है, लेकिन उसके एजेंडे पे नहीं जाती हैं, आरएसएस के एजेंडे पे नहीं जाती हैं, बीजेपी के एजेंडे पे नहीं जाती हैं। ये है उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी बनाया, विश्वविद्यालय बनाया है। और उनका सपोर्ट ले लेती हैं। नहीं, जब 2007 में बनी बहन कुमारी मायावती जी तो उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने बनाया हो बता दीजिए आप? किसी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बनाया है, ये बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आज पूछ लीजिए, कोई मना कर दे कि हाँ नहीं बनाया है? पर खान साहब, आप जो बोल रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है, क्योंकि आप मान रहे हैं कि सरकार उनके सहयोग। अरे भाई, ये पक्ष में नहीं जा रहा भाई। मुसलमानों के लिए कितने कदम उठाए? बात समझने की कोशिश करिए, पक्ष में कैसे जाएगा? आप कह रहे हो मत बनाओ, मैं कह रहा हूं बनाऊंगा। ऐसा हुआ था क्या? आप और नहीं क्या था? और नहीं क्या था? इनकी सरकार को खड़ा करके कह रहे थे कि पर बनाओ मत। सुनिए सरकार गिरा क्यों नहीं दी इन्होंने? सुन लीजिए ना, सरकार गिराने की इनकी हिम्मत नहीं थी। हमने इस्तीफा दिया है। हमने जब भी आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश किया कि हम बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे, बहन कुमारी मायावती जी डंके की चोट पर इस्तीफा दिया और हट गई वहां से। ये है मामला। मोहसिन रजा, ये थोड़ी है कि हम देखिए आपका तो फायदा उठा लिया। मैंने आपसे BSP भी ने। कहा कि खान साहब बहुत ज़्यादा जो है बच्चा परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन गलत जगह चले गए हैं। और मैं तो उनसे बार बार कहता हूं कि आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर विकास है, यहाँ पर कल्याण है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, वहाँ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करो ना भाई। आपका सिर्फ सुखाय बहन जी के अलावा किसी का हुआ है? आप लोग अभी टिकट बेचना शुरू करेंगे, अभी 4 दिन के बाद जो है सबका जो है सबसे पैसा जमा शुरू हो जाएगा। आपके यहाँ भ्रष्टाचार वहाँ पहले ही शुरू हो जाता है सरकार बनने से पहले, तो ऐसी जगह कौन जाना पसंद करेगा? भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है तो आप जांच कराइए ना। आप बोलेंगे या मैं बोल लूं? नहीं, आप भ्रष्टाचार बोलोगे, आप कहिए तो भ्रष्टाचार आपको, जो इसके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के चार लगे हुए हैं, नहीं, वो भ्रष्टाचार की बात करेगा। अगर मैं बोलूं तो अब मेरी बात, अब देखिए ऐसा है, मैं तो कही चुके हैं, 5वीं बार भी बनाएंगे। मैं चाह रहा हूं इनको अब बात तीनों को खत्म जवाब कर मिल जाए। अब हमारे तीनों जो साथी बैठे हैं, क्योंकि सभी अलग अलग दलों से हैं, सबने बात की। इधर समाजवादी पार्टी है, असीम साहब हैं, खान साहब हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबने बातें की, मुझे पता था कि इनके पास एक ही एजेंडा है, विचारों के पास में एक ही एजेंडे पर बात करेंगे और उसके बाद 22 के बाद ये सब लुप्त हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर ये 27 में जागेंगे। हमें चूंकि हमेशा लगातार दिन रात
देश हित में काम करना है, देश के लोगों के हित में काम करना है। इसलिए हमारा साफ साफ सा एजेंडा है, हम सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाते हैं, सरकार बनती है जनता के हितों और सेवा भाव के लिए। हमारा ये प्राथमिकता है, हम शासन सत्ता लोगों की सेवा के लिए बनाते हैं, अपना मेवा खाने के लिए नहीं बनाते हैं, जो इन लोगों ने किया है और पूरी देश ने देखा है। इसलिए आज एक मिनट मेरी बात हो जाना दीजिए, एक मिनट हो जाए, अभी बोलिएगा, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, देखिए सामने बहुत टाइम है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसान भाइयों के लिए आपने देखा कि सपा की सरकार में कितने किसानों ने आत्महत्या की, किसान भाइयों की आत्महत्या आज कहां हो रही है ये बता दीजिए। 1,40,000 करोड़ रुपए के भुगतान आज तक उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में किसान भाइयों का हुआ है। तो आज हमने 30 यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस बनाए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए, 2 एम्स लेकर हम आए। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर देश में पहुंच गए। ये हमारी उपलब्धियां हैं। हमने कोरोना में जो काम किए उसकी प्रशंसा खाली प्रदेश और देश में नहीं हो रही है, विदेशों में हो रही है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के कल एक मंत्री ने तारीफ की है आदरणीय योगी जी के प्रबंधन की। लगातार उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की तारीफ हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय उस पर तो प्रश्न नहीं उठाइएगा, क्योंकि आप लोग सेना पर प्रश्न उठा देते हैं, आप पुलिस पर प्रश्न उठा देते हैं, आप भाईजान कहने लगते हैं आतंकवादियों को। आप अगर कोई गलत आदमी पकड़ के बंद कर दो तो आप पुलिस को कहते हैं कि साहब हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, और आतंकवादी को फांसी दे दी जाए तो एक पार्टी की नेता रोने लगती है जाकर कि साहब इनको गलत फांसी दे दी गई। तो इतना मत करिए हिंदू मुसलमान कि देश नुकसान हो जाए देश का। अब देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, विकास भी होगा और ऐसे लोगों का विनाश भी होगा जो देश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी कहती है एक्सप्रेसवे पे हर कोई चलता है, हिंदू मुसलमान ये कहते हैं कि हम स्कॉलरशिप देते हैं, मुसलमान बच्चियों को भी देते हैं, अगर हम सिलेंडर देते हैं तो हिंदू मुसलमान सबको देते हैं। नहीं, यमुना एक्सप्रेस किसने बनाया? यमुना एक्सप्रेस में किसने बनाया? चलिए आपने बनाया, सुन लीजिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने हमने 4 खास साहब 4 एक्सप्रेसवे बनाए हैं योगी सरकार में, हमने 4 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। ये एक रोया करते हैं, आप एक रोया करते हैं, हमने 4 बनाकर दे दिए और चारों जनता के हित के लिए बनाए हैं हमने। और हमने भ्रष्टाचार नहीं होने दिया किसी में, तो आप बड़े बना दिए हमने एयर कनेक्टिविटी दी है, हमने रोड कनेक्टिविटी दी है, हमने विकास की गंगा बहाई है। कहाँ की बातें करेंगे? आपने तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं। आपकी सरकार में आपके मंत्रियों को भ्रष्टाचार में जेल भेजा गया। हमारे एक मंत्री का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, और देश में आप नाम बता दीजिए। सब लोगों को चैलेंज करता हूं मैं टीवी चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं कह रहा हूं गंगा एक्सप्रेसवे बलिया में पत्थर आज भी लगा है। समाजवादी पार्टी सरकार आई, एक्सप्रेसवे बंद कर दिया। आज इन्होंने अब शुरू करना जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज तक एक एक्सप्रेस साहब आप तो बार-बार भारतीय जनता पार्टी की खूबियां ही गिना रहे, कह रहे समाजवादी पार्टी ने बंद कराया, बीजेपी शुरुआत करवा रही है उस एक्सप्रेसवे का। भाई कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने काम शुरू किया उसी की नकल कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे कह रहे हैं जैसे ये खुद अपने घर से पैसा लेकर आए थे, उसी पे नकल कर रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं, से पैसा लगा दिया था शहर विकास कार्यों में। अरे भैया, जनता के पैसों की बेईमानी नहीं होने दी योगी सरकार में हमने, आपने तो लूट के फेंक दिया। जो काम हमने शुरू किया, समझने की कोशिश कर रही हूं। डीपीआर हमने, अब अभी जो एक्सप्रेसवे रुका, आपके हिसाब से उसमें विलन कौन है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी? दोनों हैं। दोनों क्यों? जो काम इसलिए दोनों हैं कि अब ये चुनावी वक्त पे आके शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय आ गया है। ये अगर विलन ना होते, ये अगर विरोधी ना होते तो 2017 में गंगा एक्सप्रेस शुरू कर देते। आज चुनाव आ रहा है 3 महीने के बाद, 3 महीने में आया है, तब ये गंगा एक्सप्रेस शुरू करने जा रहे हैं। ये बदलाव राजनीति देखिए है। सवाल 5 सेकंड हो जाने दीजिए। देखिए, जनता के हित की, जनता की बात को कहने के लिए राज्यसभा में बहन कुमारी मायावती जी को जब बोलने नहीं दिया गया था, जनता की आवाज उठा रही थी। कोई नेता हिंदुस्तान में बता दीजिए कि इस्तीफा दे दिया हो राज्यसभा के पद से। पूरा टर्न उनका बचा था, 4 साल बचा था। जनता के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया राज्यसभा में। है कोई माई का लाल करने वाला ऐसा काम? नहीं कर सकता बहन कुमारी मायावती जी का अलावा। देखिए, अपनी बात इन्होंने कह दी।
देखिए 2-3 बातें मुझे कहनी है। देखिए खान साहब जो कुछ बात कह रहे हैं मैं उनकी बात बुरा नहीं मान रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये चूंकि बीजेपी के साथ रहे हैं 3-3 बार, तो इनका असर उनके ऊपर है। भैया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। खान साहब मुझे मौका दें। मंच पे कान में कौन बात कर रहा था? हल्ला नहीं मंच पे मुझे बात कर देते नहीं। कौन बात कर रहा था? नहीं मंच पे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। कौन बात कर रहा था भाई? ये फेयर नहीं है। यादव का पर्चा कौन करा रहा था मंच पे? यही चीज लखनऊ में मंच पे फिर आप चिल्लाइए। कान में कहा जा रहा था। ये फेयर नहीं। कान में कहा जा रहा था ये मेरा बेटा है। क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं, पूरी बात दें प्लीज। ये मेरा बेटा है, बचाए रखना इसको। देखिए मुझे मौका दें। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जो झूठ ये बोलते हैं और इनका असर उनके ऊपर अगर आ रहा है तो क्या बुरी चीज है। लोग रहते हैं साथ में। भाई एक दोहा है कबीरदास जी का, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, संगत जो होगा असर आएगा। तो जो ये संगत है असर है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी बात मोहसिन रजा साहब कह रहे थे किसानों का, और बड़ा काम कर दिया इन्होंने, भुगतान भी कर दिया 1.25 लाख करोड़ और पता नहीं क्या क्या। एक बात आप जान लें कि आज 850 किसान की मौत हो गई वहां पे। वो किसान जिसको खेतों में होना चाहिए, हमारा अन्नदाता है, वो खेतों के बजाय अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहा है। और ये उसको साबित करने में लगे हैं लगातार कि वो क्या है, वो मवाली है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। ये है इनका चेहरा। ये किसानों के हितैषी कितने, ये हम बताना चाहते हैं आपको। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब मैंने एम्स बनाया। जरा ये बता दें एम्स कहां बनाया। रायबरेली में जमीन हमने दी, गोरखपुर में जमीन हमने दी, हमने वहां पे शिलान्यास किया। साहब देखिए फीता जो काटने की बात है, लोकार्पण का लोकार्पण और शिलान्यास का शिलान्यास, और रंग बदलना, नाम बदलना, इसके अलावा कुछ नहीं है अभी तक। मैं आ रहा हूं। अरे सर प्लीज मुझे मौका दें। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे काम को उत्तर प्रदेश में एसपी के काम को ये बता रहे थे मेरा है। अब तो ये जो पास पड़ोस के जो प्रदेश हैं उनके काम को भी अपना बता रहे हैं। साहब ये है, इनके पास आज बताने के लायक कुछ है ही नहीं है। और ये क्या बताएं, क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि झूठ बोल करके ये अभी भी देखिए। अभी इनके यहाँ प्रवक्ताओं की एक मीटिंग हुई थी और एक प्रवक्ता ने कहा हमसे कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो दूसरे प्रवक्ता हैं उनको बोलने ना दो और उनको झूठ बोल करके गुमराह करो। हमने कहा साहब अब वो चलेगा नहीं। प्रदेश की जनता, देश की जनता समझ रही है कि ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी को आप घर अच्छा, में घुस अब आप के मार- मैं ईमानदारी की बात बताऊं। अभी देखिए मोहसिन साहब झूठ बोलेंगे, अब ये झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के गुमराह पहली चीज करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये नेशनल चैनल है, सब देखते हैं हमें, आपको, सबको। हम सब अगर एक अच्छी भाषा का और संस्कारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, आप भी नेता हैं, हम भी हैं, वो भी हैं। वही तो आप नहीं कर रहे संस्कार। अब्बा जान, सुन लीजिए मेरी बात तो, दुनिया भर की बातें, मेरी बात तो सुने सरकार। असत्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। ये जो बातें आप बोल रहे हैं ये समाजवादी की पार्टी की प्रवृत्ति है। जैसे आपने कहा कि साहब सोहबत का असर आएगा, हम आपकी सोहबत नहीं लेंगे, क्योंकि आप हत्या करके सरकार और आप हत्या करके पार्टी बनाते हैं। आप कारसेवकों की हत्या कराकर अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं। हम तो देश हित में पार्टी बनाते हैं, राष्ट्र हित में पार्टी बनाते हैं, राष्ट्र के लोगों का काम करने के लिए पार्टी बनाकर हमने खड़ी की है। तो हमारी सोच आपकी सोच एक नहीं हो सकती। हमारी आपकी विचारधारा बहुत अलग है। आपकी तालिबानी विचारधारा है, हमारी हिंदुस्तानी विचारधारा है, ये बिल्कुल साफ है। मोहसिन रजा साहब, क्योंकि आपने बात की सोहबत की, बार बार आप पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप कहते हैं कि किसी के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी बार बार जब समाजवादी पार्टी की बात आती है तो फिर अब्बा जान कहना या याद दिलाना बाबरी मस्जिद के बारे में, राम मंदिर के बारे में, क्यों बार बार ये कोशिश की जाती है? भाई इतना बड़ा आप सोचिए, ये कोई छोटी घटना है। और करोड़ों करोड़ बहुसंख्यकों की आस्था, हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था प्रभु श्री राम, दुनिया से लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर की आज स्थापना, आज शिलान्यास हो रहा है। ये हमारा संकल्प था, वो जो पूरा हो रहा है। हमने संकल्प लिया था, हमारा आस्था का विषय है, मेरा आस्था का विषय है। लेकिन कोई गोली चलवाकर कारसेवकों की हत्या कराकर अगर राजनीति करेगा तो हम उसको कैसे भूल जाएंगे? हम कैसे भूल जाएंगे? कोई अगर कारसेवकों की हत्या कराकर राजनीति करेगा देश के अंदर, और वो भी प्रभु श्री राम के कारसेवकों पर गोली चलवाएगा, हम उसको भूल जाएंगे? हम बार बार याद दिलाएंगे कि ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। आज अगर कहा जाए, जिस वक्त कारसेवकों की हत्या हुई, आप हमें बताइए, पूछिए इनसे, जवाब दें। उस वक्त जब आपको खिताब मिला, इनके राष्ट्रीय नेता थे और इनके ही मुख्यमंत्री थे वो उस वक्त, और उनको मुल्ला का खिताब मिला तो बड़ा अच्छा लगा। और अब्बा जान से आज चिटक रहे हैं आप, चचा जान से चिटक रहे हैं। चची जान और चचा जान को क्यों छोड़ दिया आपने, ये बता दीजिए आप। बताइए अजीज खान साहब।
देखिए, मोहसिन रजा साहब एक मंत्री भी हैं, संवैधानिक पद पर भी हैं। अभी जो इनके मुख्यमंत्री महोदय जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इतने बड़े पद पे बैठे, शायद वो भी ये कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा दुख है बहुत, उसी शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, अब्बा जान से मुझे परहेज नहीं है। अब्बा जान अगर तंज में कहा जाए, और माननीय नेताजी के लिए पहली बात, जो एक खुली किताब है, एक आईना है, आज मैं उनके लिए कह सकता हूं कि मैं तो राहों में हूं मील के पत्थर की तरह, मैं तो राहों में हूं मील के पत्थर की तरह, मुझको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। वो है नेताजी, उनको पढ़ने पे आपको मंजिल मिलेगा। ऐसे नेता के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बताइए, अब्बा जान कोई अपशब्द हमारे उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। अब आप बताइए, अब्बा जान अपशब्द हो गया समाजवादी पार्टी के लिए, तो भाईजान लोग आपको कहां वोट देने वाले 22 में? फिर जब अब्बा जान अपशब्द हो गया तो भाईजान आपके कौन होंगे? आपके पास बताने के लायक कुछ नहीं है। अब्बा जान अम्मा जान के अलावा कुछ नहीं है। भाईजान के बारे में क्या ख्याल है, जिन भाईजान के पास आप जा रहे हैं? अरे भाईजान से तो आपका रिश्ता अच्छा है, भाईजान से तो आपका बेहतरीन रिश्ता है। मेरी बात सुनिए, भाईजान को आप मिलने नहीं जाते? अरे मेरी मुझे आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब्बाजान अगर कोई बोले उससे आपको खीज मचती है? देखिए, अब्बाजान से मुझे कोई परहेज नहीं है। अब्बाजान बहुत सम्मानजनक शब्द है, कहना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज को तंज में कहा जाए तो वो बुरा है। और इतने सीनियर लीडर, आपको ये तंज क्यों लग रहा है? भाई इतने सीनियर लीडर हैं, एक मुख्यमंत्री अपने भाषण में तंज करके कह रहे हैं, ये वाकई में क्या अच्छा है? आप बताइए। आप बताइए। अब आप ये बताइए, मेरा बेटा अगर मुझे अब्बाजान कहता है, आपका बेटा कहता है ना, वो ये कह दें कि भाई वो उससे कह दें कि आपके अब्बाजान जो है आज बैठे वहां मंच पर भाषण दे रहे थे, तो इसमें बुरा मानने की मुझे क्या लग रही? क्यों बुरा मान जाएंगे? इसका मतलब ये आपका संस्कार है बेटा। अब यही सब चीजें कर करके ये आज प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन को भी जाने वाले हैं। अब आप कहते हैं कि साहब हम तो राम को मानते हैं, और तब कहते थे कि नहीं यहाँ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं होने देंगे हम। तब तो इनकी ये सोच थी। आज जब न्यायालय से फैसला आ गया, आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वही कांग्रेस तो वह भी हो गई जिसने अस्तित्व पर सवाल उठाया। और इन्होंने गोली चलवा कर ये संदेश दिया था कि हमारे रहते यहाँ परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो ये सारी चीजें सामने हैं, और ये बार बार इसलिए याद दिलाया जाएगा क्योंकि आपने ऐसा किया है इतिहास में, उससे पहले भी इतिहास में किसी ने कुछ किया था, हम उसको भी नहीं भूले। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एमएच खान साहब आपसे पूछना चाहूंगा। जी। AIMIM बहुत साफ साफ कहती है कि उनके लिए बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, उसको शहीद किया गया है। वो आज भी अयोध्या को अयोध्या बोलने से मना कर देते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वहां मंदिर था, है और अब बनने जा रहा है। उनको कोई गुरेज नहीं है किसी भी चीज का। बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड है क्या राम मंदिर को लेकर? 6 दिसंबर को लेकर क्या ये सवाल का जवाब कभी बहन मायावती खुल करके देंगी? बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, मतलब है, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया उस पर हम उसको मान रहे हैं। क्या आप बाबरी मस्जिद को शहीद मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? तो आपको लग रहा है जो राम मंदिर बन रहा है ढांचा कह लीजिए, बाबरी मस्जिद कह लीजिए, उसको गिराया गया, नहीं गिराया गया, ये हकीकत है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है, न मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत है। 142 धारा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, 142 धारा का इस्तेमाल करते हुए मैं फैसला सुना रहा हूं कि यहां पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां मंदिर जहां है बना जा रहे, वहां कोई ढांचा नहीं मिला मंदिर का। सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या वहां पर राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बनना सही है? क्या बहुजन समाज पार्टी इस बात को उसका समर्थन करती है या नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता हूं, मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। मस्जिद भी बन रही है, मंदिर भी बन रहा है, और ये तो आप उसको शहीद मानते हैं, पर आप स्वागत। लेकिन सवाल इस बात का है, ये बात मुझे हजम नहीं होती, आपको भी नहीं हजम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बनवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, जो कि गलत है। ये बार बार कहते हैं ये लोग कि हम बनवा रहे हैं, अरे तुम कहां बनवा रहे हो भाई? ट्रस्ट बनवा रहा है, बिला वजह का आप बहस अपने आप को बीच में कुदा रहे हो। जबकि इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बजरंग बली, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा जो चीज को सुनिए, आप मंदिर की राजनीति करते हैं, सुनिए, वो तो आप कह रहे ट्रस्ट। सुनिए, बात सुनिए। इनके मुख्यमंत्री जी 2 वर्ड बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। ये क्या भाषा है?
फिर कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, आदिवासी थे। अरे भाई, हनुमान जी अगर दलित थे, आदिवासी थे, तो दलितों को दे दीजिए सारे हनुमान मंदिर, काहे रखे हो अपने पास? एक आदमी जो संवैधानिक शपथ लेके बैठा है वो बजरंगबली अली कर रहा है, वो दलित समाज को कह रहा है कि ऐसा नहीं है वैसा। हाथरस का कांड हो गया, भूल गए आपको क्या? हाथरस के कांड में क्या हुआ था? दलित महिला के साथ रेप हुआ और कहा गया महिला के साथ नहीं, ये कहा गया कि रेप नहीं हुआ। ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रवक्ता लोग भी चिल्ला रहे थे, इनका आईजी जो वो भी चिल्ला रहा था रेप नहीं हुआ। लेकिन जब रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, तो उससे साबित हो गया कि उसके साथ रेप हुआ। और 2:30 बजे रात में हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ उसको जला दिया गया, पेट्रोल डाल के जला दिया गया, स्प्रिट डाल के जला दिया गया। ये क्या बात करेंगे स्वच्छता की? सब जन हिताय सब जन सुविधा की बात करें। एक अभी पूछ लेता हूं मैं कि अब की बार कितने 10 या 15 या 1 एमएलए को टिकट देंगे? ये क्या देंगे? इनको टिकट मिलेगा क्या? ये हमने कहा कि ये एक टिकट नहीं दिया मुसलमानों को, एक टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। बताइए। 80 आप देंगे, हाँ बिल्कुल 100 देंगे, लड़ाएंगे, हम 100 देंगे, 300 ये 80 लड़ाएंगे। 90 देंगे, तो सबको अब देंगे। क्या जरूरत है भाई? सबको तो आप लड़ाएंगे, सदन में सब आ जाएंगे। बात देखिए, बात हमको आगे मंत्री सामने, बनाया है ये नहीं भाजपा लड़ा रहे ने, हैं, आपका ये काम हम नहीं कर लड़ा तो रहे रहे हैं। हैं, अब ये क्या नहीं लड़ा चाहिए रहे आपको हैं। भाई? ये हमारी हाईजैक समझ में करके नहीं ले आता है जाएंगे। क्या ये हाईजैक- आप ओवैसी साहब भाई, की आपको भी तरह, नहीं आप लड़ाया। ओवैसी साहब की आप तरह हो गए हाईजैक हैं करके क्या? आए आप हो। उत्तर प्रदेश आप में भी हाईजैक- मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? क्या कहना चाह रहे हैं? आप यही तो कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं हंसी मजाक करें। हमारी पार्टी देखिए, सुन लीजिए, साहब, अब हमारी मेरी बात पार्टी सुन लीजिए। सर्वजन हिताय सर्वजन आप बहुत सुखाय अच्छे की है। इंसान हैं, मैं हमारी जानता हूं पार्टी में आपको। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनेंगी, मैं कह रहा हूं, और सबको सुनिए, हिस्सेदारी आप मिलेगी। सुनिए, मैं- सारे समाज को हिस्सेदारी मिलेगी। अब थोड़ा हमारी भी मुसलमान सुन को भी लीजिए। मिलेगा, पंडित को भी मिलेगा, ठाकुर को मिलेगा, वैश्य को मिलेगा, थोड़ा बनिया हमारी को सुन मिलेगा, लीजिए। सबको मिलेगा। मुझे मौका दे प्लीज, बहुत लंबा वक्त हो गया प्लीज। जो चीज असीम वकार ने शुरुआत में कही, जी। आप तो उसी के खिलाफ जा रहे हैं। उनकी तो सिर्फ एक ही मांग है, सिंगल पॉइंट उनका एजेंडा है एक कि बात बताइए। क्यों हाँ, मुसलमान ठीक, लिख- मुख्यमंत्री लीजिए, नहीं हो लिख- सकता लीजिए। उत्तर प्रदेश का? सुन लीजिए। आपने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जी। आप मुसलमानों की भी बात नारा करते पूरा हैं। कर दूं मैं? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मुसलमान भाई दलित भाई दरी बिछाए, मिश्रा जी मिठाई खाएं। ये देखिए, ये साहब। आप देखिए, आप बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी हैं, आप तो, अब इसमें कोई अनपढ़ हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 2nd नंबर का मुख्यमंत्री बनाया था और 32 विभाग दिया था और 16-17 मिनिस्टर बने थे और कम से कम 40 से 42 मुसलमानों को कारपोरेशन में बनाया गया था। इसी तरह से ये तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जब बाहुबली थे, उनका ये फायदा तो- उठाया, ये वोट तो बटोरा, इनके साथी फिर उनका हैं। टिकट काट ये दिया तो आपने। इनके साथी है ना जो बगल में आपके बैठे हैं। इल्जाम तो आप पर मुख्तार अरे भाई, अंसारी का हमारे भी पे लग रहा है लगाएंगे क्योंकि कि अब वो किनारा उनको कर लिया, अब आपको स्वच्छ राजनीति मेरे याद पे आ रही लगाएंगे है। क्योंकि उनको जिताना है, जो बैठे हैं बगल में आपको चश्मा लगाए हुए, मैडम एक वो जो बैठे हैं ना, मैडम, उनको एक जिताना इनको है। अब आपका चश्मा लगाए टाइम बैठे खत्म हुए हो रहा है। जिताना है। मुझे मौका दो। अरे ये चश्मा लगाए बैठे हैं, चश्मा लगाए बैठे हैं हमारे आदरणीय सैयद बीजेपी मोहसिन का- रजा। एक सेकंड, आप बीजेपी का नाम कभी क्यों नहीं लेते? आदरणीय सैयद मोहसिन रजा साहब को जिताने की, इनकी पार्टी को जिताने के लिए ये बैठे हुए हैं। अब वो हो नहीं पाएगा। जनता होशियार है, जनता बखूब जी कभी ये जानती है कि किसको वोट देना, किसको नहीं अच्छा, देना। आप इससे पहले कि आप इसका जवाब मैडम एक जवाब दे दूं हाँ। आपको। मुझे आपके इस पूरे जो डिस्कशन हुआ इसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपने ना एजुकेशन का मामला उठाया, ना रोजगार का मामला उठाया। मैं आपके जो यहाँ लोग दर्शक बैठे पूरे इनसे मंच कह के में जा रहा आपने हूं मिस कर दिया। कि पूरे जब मंच तक में हम हमने लोग 3 पूरे सेशन किए, जब तक सिर्फ हम लोग विकास पे मैडम आपको नहीं और कह रहा हूं, industrialization। आपको नहीं कह रहा हूं, जब तक हम लोग अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई और एजुकेशन की लड़ाई हम खुद नहीं लड़ेंगे, सरकारें हम लोगों को कभी उस मुद्दे पर बोलने नहीं देंगी। हमें लड़ना होगा। दूसरी बात, आपने अभी एक बात कही, इन्हीं ने कहा हम जिताएंगे। 5 बार सरकार तो आप खुद ही बना रहे थे बीजेपी के साथ। आपने कहा 3 बार बनाई है, 5 बार और बनाएंगे बीजेपी के हमने साथ। तो नहीं कहा 5 बार और बनाएंगे। पहले आप ये हमने बताइए कहा कि आज 2022 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, बहन कुमारी मायावती जी आपकी- मुख्यमंत्री बनेंगी, ये मैंने क्यों? कहा। बोलने से आप पहले क्यों नहीं सोचिए। मुख्यमंत्री बन सकते? नहीं, मैडम, अगर बहुजन समाज पार्टी हम की सरकार पार्टी के बन रही है, सुन लीजिए। आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? आप क्यों नहीं हेड बन जा रही हैं अपने चैनल की? क्योंकि मोदी अरे बड़े काम कमाल है, आप हेड बन जाइयो ना, पर वो- आप मालिक बन जाओ, वो किसी आप पार्टी मालिक से बन जाओ, लेके नौकरी नहीं क्यों है कर रही हो आप मालिक बन जाओ ना, नौकरी क्यों कर रही हो आप? अरे कमाल है यार, पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सींचा है बहन कुमारी मायावती जी ने। देखिए, एक बात लाठियां क्लियर हो खाई गई। हैं, डंडे खाए हैं, जेल गई हैं। एक बात क्लियर हो गई। वो नहीं बनेंगे। कि एमएच खान साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी कि सपा और बसपा में जितने मुसलमान हैं वो हैं नौकर।
बिल्कुल नहीं, नौकर आप बनाओ, गाली आप बक रहे हो। ये और मालिक बनना है तो मैं नौकर सबसे बता कह रहे रहा हूं, हैं। आइए ये हमारे साथ। एमआईएम का हम प्रवक्ता आपको मुसलमानों को मालिक नौकर बनने बता का रहा है। एहसास बताइए, कराएंगे। सुनिए, आप नौकर बता रहा है, ये एमआईएम का प्रवक्ता मुसलमानों को नौकर बता रहे अजीज, हैं। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, आप नौकर हो सकते हैं, हम लोग नहीं नौकर, हम लोग भागीदार हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं। कार्यकर्ता हैं, भागीदार हैं। आप नौकर क्यों बोल रहे हैं? सब नहीं, ये कार्यकर्ता देखिए हैं। नौकर बता रहे हैं मुसलमानों को, ये एमआईएम के लोग नौकर बता रहे हैं मुसलमानों को। अजीज अजीज खान साहब, फिर देखिए मौसी देखिए साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, आखिरी कमेंट। देखिए आसिम वकार साहब, ये इनकी मानसिकता है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फिर देखिए कंटिन्यू साहब इनको बना दो, आपको चैनल का हेड बना दो, इनको, ये सब इशू नहीं है। जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आज हम मोहसिन रजा साहब से आज ये वादा चाहते हैं इस चैनल पे, ये करें और देश से माफी मांगें कि इन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश में 6 एम्स बनाने का, 25 मेडिकल कॉलेज बनाने का, 70 लाख नौकरी देने का। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 10 नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के यूनिवर्सिटी, ये बताएं देश को, वाजिब मुद्दे उठाए, देश को बताएं, पिछले नहीं तो 6 माफी मांगे। मुझे मौका दें। पिछले जो 6 इन्होंने वादा किया था, इन्होंने कहा था, मुझे मौका, चुप क्या भैया, पूरी बात कहने दो, आप बताइए ना, पूरी लिस्ट है आपके ना, पास कुछ रहे नहीं। कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? एक अलग मुद्दे पे आपसे सवाल पूछना बहुत चाहती इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 6 महीने से ये एक स्ट्रैटेजी है। समाजवादी पार्टी कभी स्टैंड नहीं लेती। मैं इसीलिए वापस आपके पास आना चाहती थी बीएसपी का स्टैंड लेने के बाद। एआईएमआईएम, बीजेपी और अब बीएसपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आप चुनाव के बाहर चाह के भी नहीं रख सकते। क्या राम मंदिर का मुद्दा उठेगा? बेशक उठेगा। क्या आरक्षण का मुद्दा उठेगा? बेशक उठेगा। समाजवादी पार्टी आज कहां पर खड़ी है जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपने क्यों कोशिश की दंगों में कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ केसेस वापस लेने की? क्यों कोशिश की? कोर्ट से आपको लताड़ा गया उसके लिए। मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में जो कई इल्जाम लगाए गए, उसको लेकर के आप कहां खड़े हैं? आज जब मुजफ्फरनगर में बात होती है कि हाँ जी हम हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर साथ में कहेंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? और अंत में राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप कह रहे हैं मैं देखिए पद्मा जी, आपने बहुत लंबी फहरिस्त बता दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अरे मुझे मौका प्लीज, बहुत लंबा, भाई कई सवाल हो गए ना, कई सवाल हो गए ना, कई सवाल हो गए ना। मैं कह रहा हूं, देखिए हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम शुचिता की राजनीति करते हैं, हम इंसानियत की राजनीति करते हैं, हम अपराधियों को शरण नहीं देते हैं। अरे मुझे मौका दे, हम अपराधियों को शरण नहीं देते। अरे भाई बात सुनिए ना, भाई मुझे मौका दे, ये तरीका नहीं है। आप जब क्या बात है, वही किसान कौमी एकता की बात करता है, अपराधियों को छोड़ने की बात करते हैं। मुझे मौका दें, जब वही किसान कौमी एकता की बात करता है, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की बात करता है, इनको तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? अगर देश मुत्तहिद हो रहा है, मकसद क्या है कि हुक्म दे रखा है शहरों की तबाही के लिए। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, क्या है? कानून जिले इलाही के लिए। आज जिले इलाही के लिए कानून नहीं है। इन्होंने जो कानून बना रखा है वो अपराधियों को शरण दे, माफियाओं को शरण दे, और कानून नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं। बिल्कुल दे दिया मैंने, पास जवाब है। मैडम बिल्कुल जवाब है। आपका जवाब मैं आपको बताता हूं, हम इनके सब पास यहाँ जवाब नहीं है। मुत्तहिद हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। कहीं कुछ नहीं, जिसको बीजेपी को हराना है, चाहे बहुजन हो चाहे समाजवादी, अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ आना होगा। दुकान चलेगी। देखिए एक नया सिगुफा छोड़ रहे हैं, नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। सब आए हैं, एक हमारे यहाँ जो पर्व होता है, लोकतांत्रिक पर्व होता है, उसमें ये सब अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं, शायद कहीं किसी का कोई थोड़ा बहुत माल बिक जाए। बाकी इन्हें देश की जनता से और देश हित में कोई काम नहीं करना है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये आएंगे, और हिंदू मुस्लिम और देखिए मैडम, देश हित में एक जवाब, एक मिनट रुकिए यार खान साहब, अरे अभी बार बार बोलना पड़ेगा। देश हित में काम तो आप कर रहे हैं साहब, मत पेश कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। नहीं, देश हित में काम आप कर रहे हैं, लाल किला आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, रेलवे बुजुर्गों ने देश को बांटा है, सड़क आप बेच रहे हैं। एएमआईएम देश हित में काम आप ही वो कर रहे हैं। मुसलमानों की ठेकेदार बन के यहाँ आई है। आज तेलंगाना छोड़कर, हैदराबाद छोड़कर यहाँ आप आए हैं, तो अभी जवाब आपको 22 में ये लोग देंगे, ये बैठे खां साहब देंगे, ये वाले खां साहब देंगे। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अपराधियों को अपनी सरकार बनाने के लिए मंत्री क्यों बनाया था? प्रदेश की जनता को अपराधियों के हवाले क्यों किया था? इसका जवाब आपने अभी नहीं दिया। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए,
आप लोगों ने दंगे कराए, क्यों कराए थे, उसका मैडम, मकसद क्या अपराधियों पे जवाब था? देना आज चाह अगर योगी सरकार में कानून का राज स्थापित है तो आप परेशान क्यों हैं? आज अगर अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो आप परेशान क्यों हैं? आज अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान, इस बातों से आप परेशान क्यों हैं? जनता को जवाब दीजिए। हमने विकास किया है, 4 लाख नौकरियां दी हैं, 4 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं, हमने तमाम योजनाएं लागू की हैं, हमने एक नहीं 4 एक्सप्रेसवे बनाए हैं, हमने एक नहीं 30 हॉस्पिटल बनाए हैं, 2 एम्स बनाए हैं। जब झूठ ही बोलना है, जब झूठ ही बोलना है, जब सब सारी चीजें झूठ बोलना है तो कुछ बचा ही नहीं। सब झूठ बोलो, इसके अलावा क्या है? चाहते हम विकास की अपराधियों पे एक जवाब दे दूं, आखिर अपराधियों पे जवाब दे दूं। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी ADR की को रिपोर्ट- अपने मंच पे जगह देने को तैयार हैं। नहीं, इनसे कहिए 114 को भगाएं। आप एडीआर की रिपोर्ट मैडम, बता आप रहे हैं। एक जिनको ये टिकट देने जा रहे हैं सब सन्यासी आप हैं। एक को पूछ जिनको रही हैं, टिकट आप देने की ये 114 बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो पूछ रही? सन्यासी हैं। टिकट वो उन्होंने 114 सारे को पूछिए, धर्मगुरु हैं। आप 114 आप को पूछ लीजिए। धर्मगुरुओं को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। अभी जो ADR आपने की कहा रिपोर्ट ऐलान ये किया कहती है सबने सुना है आपका ऐलान कि आप 35 धर्मगुरुओं को MP चुनाव उत्तर प्रदेश में सन्यासियों को बीजेपी के चुनाव अपराधी लड़ाएंगे। हैं। ए भैया ADR की सुन रिपोर्ट ये लीजिए, कहती है। 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जनता के आशीर्वाद से जीत कर आएगी, क्योंकि ईमानदार सरकार है। नहीं, वोटिंग और मशीन विश्वास के की आशीर्वाद से सरकार जीतेंगे आप। चलिए, वोटिंग मशीन के है। 350 आशीर्वाद सीटें से, फिर जीत कर आएंगे। जनता के आशीर्वाद से नहीं। किसके आशीर्वाद से जीतेंगे, कौन कितनी सीटें, ये बस महज 6 महीनों में फैसला हो जाएगा। पर अंत में सवाल वही है, कितने मेरा भी तो सालों ले से। लीजिए। हाँ जी, बताइए। जी, मैं कह रहा हूँ 350 सीट ये जीत रहे हैं, 400 सीट वो जीत रहे हैं। वो तो 400 टेंट वाली लाएंगे, उनको ना आप किसी बताइए, टेंट को ऑर्डर जनता दिया है किसको 400 वोट सीटों का। करेगी? सवाल इस बात का है कि जब आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे जी। तो जनता आपको वोट करेगी। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी और सर्व समाज को सत्ता में भागीदारी मिलेगी। चलिए, और उसके बाद यही मंच होगा और भगवान ने चाहा तो फिर यहाँ पर वापस आएंगे और आप सबके जितनी बिल्कुल, नंबर क्रंचिंग है वो यहाँ बिल्कुल। बैठ करके करेंगे। पर सवाल ये अभी भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है कि आखिर मुसलमान के मन में क्या है। जो इस सवाल का जवाब जान लेगा, सत्ता की चाबी उसके हाथ में होगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।